दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के तरफ से दो बड़े और महत्वपूर्ण डील को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के लिए जहां पे एक तरफ 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का इरादा रख रहा है, तो वहीं पे नेवी के बेड़े के लिए नेवल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। और दोस्तों यही पे ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेवी और एयरफोर्स के द्वारा एक ही एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा, क्योंकि इस टेंडर में दो ऐसे एयरक्राफ्ट है जो एयरफोर्स के टेंडर में भी है और नेवी के टेंडर में भी है। पर दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जहां पे नेवी के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है, तो वहीं पे एयरफोर्स के लिए राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सच में एयरफोर्स के लिए राफेल और नेवी के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को खरीदने का तैयारी किया जा रहा है, और अगर ये बात सच है तो क्या इसके पीछे काटसा का वेबर एक बड़ा कारण है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके तरफ से भारत को काटसा के वेबर देने को लेके एक लेजिस्लेशन को पास किया गया। दोस्तों इस लेजिस्लेशन का सिंपल मतलब ये है कि S-400 खरीदने के बावजूद भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा काटसा के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और दोस्तों इस खबर के बाद एक तरीके से अब चर्चा में अमेरिका के कई सारे हथियार है, जिनमें सबसे प्रमुख है FA-18 सुपर हॉर्नेट, क्योंकि काटसा में वेबर देने के बाद कई जगहों में चर्चा किया जा रहा है कि क्या इसके पीछे इंडियन नेवी के मल्टी रोल कैरियर बेस फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर है, जिसके अंतर्गत FA-18 सुपर हॉर्नेट डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का सामना कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को काटसा के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये किस तरीके का नियम है। बेसिकली आप जान लीजिए कि ये एक अमेरिका के प्रतिबंधों का नियम है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी देश रशिया से बड़े मात्रा में हथियार खरीदता है तो अमेरिका उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। और इस नियम के अंतर्गत अमेरिका कई सारे देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है, जिनमें टर्की सबसे प्रमुख है। पर भारत को अगर वेबर दिया जा रहा है तो इसके पीछे बड़े कारण हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच में करीब होता हुआ रिश्ता। दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते 2 दशक में भारत को अमेरिका ने जितना हथियार बेचा, इतना उससे पहले के 5 दशक में नहीं बेचा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दशक में भारत को अमेरिका के द्वारा करीब करीब $20 बिलियन के हथियारों का एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसे कंपनी सबसे प्रमुख है। हालांकि इन कंपनियों के द्वारा भारत में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए कई सारे कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में अपने प्रोडक्टों के पार्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय कंपनी अब लॉकहीड और बोइंग के प्रमुख सप्लाई चेन में भी शामिल है। पर वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत फिलहाल 2 महत्वपूर्ण बड़े डिसीजन लेने जा रहा है, जिनमें बोइंग कंपनी और अमेरिका के अन्य कंपनियों के भविष्य भी टिका हुआ है। इन दोनों डिसीजनों में जहां पे एक तरफ एयरफोर्स के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है, तो वहीं पे इंडियन नेवी के लिए भी कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरफोर्स के लिए जहां पे बोइंग कंपनी के द्वारा अपने 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से 1 एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे नेवी के टेंडर में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को एक प्रमुख दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों FA-18 सुपर हॉर्नेट फिलहाल डैसॉल एविएशन के राफेल मरीन मतलब राफेल एम का सामना कर रहा है, और हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्टों ने ही गोवा में स्थित शोरवेस फैसिलिटी से अपने टेस्ट को अंजाम दे चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि नेवी को फिलहाल इसके फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जो संभावित 2 महीनों के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद नेवी की तरफ से बड़ा डिसीजन लिया जाना है। रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया है, और दोनों एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं है। पर खाली परफॉर्मेंस नहीं बल्कि कई सारे अन्य फैक्टर भी है जो इन एयरक्राफ्टों को चुने जाने के पीछे प्रमुख बनने जा रहा है, जिनमें एक फैक्टर तो अब ये काटसा भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों ऐसे रिपोर्टों के बाद ही मीडिया में ये भी अफवाह बना हुआ है कि शायद इंडियन नेवी के लिए अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को ही चुना जाए, जबकि एयरफोर्स के लिए डैसॉल एविएशन के राफेल को ही प्रमुखता दिया जाए। दोस्तों नेवी के टेंडर में फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों में कुछ टेक्निकल इश्यूज का भी खुलासा किया गया। हालांकि ये कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट और एयरक्राफ्टों के ऊपर जानकारी रखने वाले अधिकारियों के तरफ से बताया गया है। दोस्तों इस तरीके के टेक्निकल इश्यूज में जो सबसे बड़े बात का चर्चा हो रहा है वो है राफेल एम एयरक्राफ्टों के फोल्डिंग विंग सेक्शन ना होना। मतलब दोस्तों कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में जहां पे विंग को फोल्ड किया जाना संभव होता है ताकि ये कम से कम स्पेस में स्टोर किया जा सके, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एम एयरक्राफ्टों में इस तरीके के फैसिलिटी नहीं है, जो शायद हैंगर में एयरक्राफ्टों के लिए मुश्किल बन सकता है। और साथ ही साथ अगर इन एयरक्राफ्टों को चुना जाता है तो हैंगर में स्पेस का भी दुविधाएं आ सकता है। हालांकि इसके अलावा बोइंग कंपनी के अधिकारियों का दावा यह भी है कि इस तरीके के फोल्डिंग विंग सेक्शन ना होने के कारण एयरक्राफ्टों को एलिवेटर में फिट करना काफी मुश्किलदायक होगा, और एयरक्राफ्टों को एलिवेटर में फिट करने के लिए
एयरक्राफ्टों के जो विंग टिप सेक्शन है उसे खोलना भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में फोल्डिंग विंग सेक्शन है और बोइंग कंपनी का दावा है कि बिना कुछ खोले ही इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के INS विक्रांत इवन INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के एलिवेटर में फिट कराया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा राफेल M एयरक्राफ्टों में जो दूसरा दुविधा है वो है एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंट ना होना। FA-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ही सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड वेरिएंट में है और दोनों ही वेरिएंट एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने में समर्थ है, जबकि राफेल M के ट्विन सीटेड वेरिएंट तो नहीं है लेकिन राफेल के ट्विन सीटेड वेरिएंट है। और जो राफेल के एयरफोर्स वर्जन में ट्विन सीटेड वेरिएंट है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ना टेक ऑफ कर सकता है ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने में सक्षम है। ऐसे में इसे एक बड़े बाधा के रूप में नहीं देखा जा रहा है क्योंकि ट्विन सीटेड वेरिएंट को ट्रेनिंग के लिए शायद ग्राउंड में ही इस्तेमाल किया जाए, पर अगर इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल करने का आवश्यकता पड़े तो ये एक बड़ा चैलेंज का बात बन सकता है। दूसरी तरफ अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को देखें तो ये काफी बड़े मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है और करीबन 1500 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं पे आने वाले 4 दशकों तक इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स के अवेलेबिलिटी को भी बरकरार रखेगा और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस को इकोनॉमिक रखेगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी के बेड़े में कई तरीके के अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये इंटरऑपरेटिबिलिटी में भी कंफर्टेबल होगा। इंडियन नेवी के द्वारा P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के साथ साथ MS-60 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो FA-18 एयरक्राफ्टों के साथ कॉम्पेटिबिलिटी में आसानी लाएगा। तो इन कारणों की वजह से एक तरफ जहां पे FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को नेवी के लिए बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे जो कार्डसा का वेबर देने का बात कहा जा रहा है वो भी सिग्नल दे रहा है कि इंडिया के द्वारा अमेरिका को इसके बदले कुछ ना कुछ डील दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इंडिया के मामले में ऐसा काफी कम होता है, पर ऐसा हो सकता है कि शायद इंडिया के तरफ से कोई अमेरिकी प्लेटफॉर्म को खरीदने को लेके इशारा दिया गया होगा और इसमें किसी भी तरीके का कार्डसा बाधा ना बने, इसके लिए अमेरिका के द्वारा वेबर देने के ऊपर सोच विचार किया गया होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर एयरफोर्स के विषय को देखा जाए तो अभी तक एयरफोर्स के लिए राफेल एयरक्राफ्ट ही फेवरेट बना हुआ है। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से इसे लेके कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जितने भी एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया गया है उनमें राफेल ही फेवरेट है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को लेके भारत की तरफ से करीब करीब $1 बिलियन के एक इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन को लेके भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि इस बार के टेंडर में भी काम आ सकता है। हालांकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उनमें से सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी फ्रांस के डैसॉल एविएशन की तरफ से किया गया है। जबकि दूसरी तरफ यह भी खबर है कि भारत 36 एयरक्राफ्टों के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है वो केवल 36 एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने को लेकर नहीं बल्कि इससे भी अधिक और करीब करीब दुगना एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने में सक्षम है। मतलब अगर भारत के द्वारा 114 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो सिंपल बात यह है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई तरीके के सहूलियत मिलेगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को चुने जाने के पीछे भी कई तरीके के रीजन होगा, जिनमें कई तरीके के जियोपॉलिटिकल कारण और इकोनॉमिकल कारण तो होगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों को लेके कंपनी की तरफ से भारत के सामने किस तरीके के प्रस्ताव रखा जाएगा और किस तरीके से भारत को अन्य प्रोजेक्टों में कंपनी के द्वारा मदद किया जाएगा वो भी प्रमुख फैक्टर रहेगा। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत फ्रांस के साथ फिलहाल कई तरीके के प्रोजेक्टों में काम कर रहा है, जो कि एक तरीके से इशारा ये भी देता है कि भारत के द्वारा शायद फ्रांस के प्लेटफॉर्म को ही चुना जाए। भारत AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के साथ आगे बढ़ना चाहता है और इन इंजनों के डेवलपमेंट को लेके DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और फ्रांस के सैफ्रॉन के बीच में नेगोशिएशन भी हो रहा है, जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट करेगा। दूसरी तरफ इंडिया के जो IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत भी इंजनों को निर्माण करने को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच में हाल ही में ही एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जो एक तरीके से दिखाता है कि फ्रांस किस तरीके से भारत के साथ कमिटमेंट के तहत अन्य प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रहा है। इवन इनमें ऐसे प्रोजेक्ट भी है जो शायद ही किसी देश अन्य देशों को देता है और दोस्तों ये फ्रांस के दावेदारी को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।